नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं यहाँ पर आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। एमफी के आंकड़े ये बताते हैं कि म्यूचुअल फंड निवेशकों का जोश काफी हाई है। एक तरफ जहां एमएफ इंडस्ट्री का एयूएम एक बार फिर से रिकॉर्ड हाई लगभग 82 लाख करोड़ को पार कर गया, तो वहीं दूसरी तरफ इक्विटी फंड में निवेशकों का भरोसा एक बार फिर से लौटा है और इक्विटी फंड निवेश में इस बार 8% की तेजी दिखी है। लेकिन गोल्ड और सिल्वर, इसका क्रेज काफी कम हो गया है। तो क्या कहते हैं फरवरी के एमफी के आंकड़े और अब कहां बनेंगे आपके लिए निवेश के मौके, ये बताएंगे हम आज के हमारे शो में। इस शो में हमारे साथ है कंप्लीट सर्कल कैपिटल के सीनियर पार्टनर विकास पुरी, साथ ही फिनवाइज के फाउंडर प्रतिभा गिरीश भी काफी दिनों के बाद आज हमारे साथ हैं। चलिए, बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे साथ इस शो पर। और सबसे पहले विकास, मैं आपके पास आती हूँ। एमफी के नंबर आज आए, अच्छी बात ये रही कि रिकॉर्ड हाई एक बार फिर से इंडस्ट्री के यूएम ने बनाया, 82 लाख करोड़ को पार कर गया। ये थोड़ी सी चिंता वाली तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक होता है ना कि जोश में थोड़ा सा खरोश करने वाली बात ये रही कि एसआईपी के नंबर इस बार कम आए, थोड़े से ही कम आए लेकिन कम आए। और जो 31,000 करोड़ का जो आंकड़ा चल रहा था उसको तो छोड़िए, 30,000 करोड़ का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई एसआईपी। ऐसे में ओवरऑल आपको कैसे लगे आज एमफी के नंबर और क्या डिफरेंट आपने देखा? धन्यवाद स्मिता, आपने शो में बुलाने के लिए। नमस्कार प्रतिभा जी। देखिए स्मिता, मुझे तो लगता है बहुत खुश होने वाली बात है ये। आप देखें कितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी चल रही है, कितना कोहराम मचा हुआ है वर्ल्ड ओवर, और उसके बावजूद अगर आप देखें एफआईआईज का आउटफ्लो, ये सब इतनी, आप देखें जब आप सुबह न्यूज खोलती हैं, स्पेशली बिजनेस न्यूज जब आप पढ़ते हैं, तो जो आंकड़े बताते हैं जिस तरीके से डराने वाले कि एफआईआईज ने इतना बेच दिया, वो कर दिया, उसके बावजूद जिस तरीके से रिटेल निवेशकों ने अपना मोर्चा पकड़ा हुआ, ये बहुत खुशी की बात है। देखिए फरवरी 28 दिन का ही महीना था, तो थोड़ा सा हमें आई थिंक वो भी एक देना चाहिए क्रेडिट फरवरी को, कि वो जो थोड़ा सा जो एक स्लाइट डिप होता है नंबर में, वो बिकॉज नंबर ऑफ डेज कम है, वर्किंग डेज अकॉर्डिंगली कम होते हैं, तो थोड़ा उसका भी इम्पैक्ट आता है। बट फरवरी एक वो भी महीना जब जनवरी फरवरी मार्च में जब लोग अपना फाइनेंशियल प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, ये सब करते हैं, बच्चों की स्कूल की फीस जो होती है वो सर पे आने वाली होती है, फिर कहीं घूमने फिरने भी जाना होता है, तो ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे ना, इसका बोझ जो होता है वो जनवरी फरवरी मार्च वाला जो क्वार्टर है उस पे होता है। और फरवरी एक ऐसा महीना जब लोग फिर एक्चुअल में प्लानिंग शुरू कर देते हैं। तो जो स्लाइड डिप भी अगर आप बोलेंगे सिप के नंबर में, मैं फिर भी बहुत एनकरेज्ड हूं, मैं बहुत पॉजिटिव हूं इस चीज को लेके कि जैसे ही आपका ये मार्च एंड होगा और जैसे ही नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा, आपके ये आंकड़े वापस एक तेजी से आसमान छुएंगे। और जो अभी तक का डेटा आया है, आप देखें इतनी वॉलेटिलिटी और इतना ज्यादा अनसर्टेनिटी होने के बावजूद ओवरऑल इंडस्ट्री का एयूएम जो है बढ़ा है। तो आई थिंक ये अगेन कुडोज टू एवरीबडी हु इज इन्वॉल्व्ड इन दिस इंडस्ट्री, चाहे वो निवेशक हो, चाहे फंड मैनेजर्स हो, चाहे एडवाइजर्स हो, या चाहे आपके बिजनेस चैनल के थ्रू जो आप गाइडेंस कर रहे हैं, तो ये सब चीजें वर्क कर रही हैं। मुझे लग रहा है इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस कि रिटेल निवेशकों ने पूरा मोर्चा संभाला हुआ है और नंबर एनकरेजिंग है। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तब उस समय चलसानी जी ने भी बार बार इस बात की ओर रुख किया, क्योंकि मैंने भी ये सवाल पूछा कि आखिरकार एसआईपीज़ के नंबर्स के साथ क्या हुआ, तो वो बार बार कह रहे थे कि इस बात को रिस्पेक्ट कीजिए कि जो हमारा एयूएम है वो इतना ज़्यादा बढ़ के आया है। लेकिन ये बात भी आपको समझनी होगी कि फरवरी बेसिकली कम दिनों का महीना होता है, तो वो कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट दिखा है। वॉलेटिलिटी तो खैर अपनी जगह पे थी ही। दूसरी तरफ एसटीटी का असर इस बार, क्योंकि लगा था कि फरवरी के ये नंबर हैं और उसी समय बजट आया और बजट में एसटीटी को बढ़ाया गया, ऐसा लगा कुछ कुछ फंड्स पे जब डेंट पड़ा है तो शायद उसका असर दिखेगा ओवरऑल म्यूचुअल फंड के निवेश पर, लेकिन वो फिलहाल नहीं दिखाए। तो ये कुछ पॉजिटिव इसमें से निकल कर आया। प्रतिभा, आपको एसआईपी के नंबर जो 31,000 करोड़ से 29,845 हो गए, इस पर आपका एनालिसिस क्या कहता है? कि जैसे आपने अभी बताया, फरवरी हमेशा हम भूल जाते हैं कि सिर्फ 28 दिन का एक महीना होता है। मैं तो बहुत ही पॉजिटिव हूं, क्योंकि लोग ये भी भूल गए थे कि गोल्ड जैसे एक एसेट क्लास में वॉलेटिलिटी हो सकता है, डाउनसाइड हो सकता है। हमें देखने को मिला लास्ट ये जो आंकड़े दिखा रहे हैं कि रिस्क
जो लोग गोल्ड और सिल्वर के पीछे बहुत पॉजिटिव थे, वो कम हुआ है और रिस्क ऑन एटमॉस्फेयर आया है और इक्विटी की तरफ उन्होंने थोड़ा मोड़ लिया है। जनवरी के कंपैरिजन में फरवरी में आप देखेंगे कि काफी गिरावट आई है गोल्ड में, और काफी इक्विटी में लोग ये समझ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इक्विटी होना चाहिए। रिस्क ऑन इज अ वेरी गुड स्टेट टू बी इन, और ये चेंज जो है आई थिंक आई एम एक्सट्रीमली पॉजिटिव अबाउट। ओके, तो एसआईपीज के नंबर मैं चाहूंगी एक बार स्क्रीन पे दिखा दें आप कि किस तरीके से एसआईपी के नंबर जो हैं वो फरवरी से सितंबर के बीच के रहे हैं। और उन नंबर्स को अगर आप देखेंगे तो आज थोड़ी सी हमने नंबर्स प्लीज़ एक बार स्क्रीन पे डालेगा तो एक बार उसको देख के ऐसा लगा कि अरे ये क्या हो गया, लेकिन ओवरऑल जब आप पूरा एयूएम का नंबर देखते हैं ना तो आपको बड़ा जोश हाई हो जाता है। और इसीलिए हमने ये नाम भी रखा कि जोश जो है वो एमएफ निवेशकों का वो काफ़ी हाई है। ये रहे नंबर्स, आप दोनों के लिए ये नंबर्स मैंने स्क्रीन पे डाले हैं। फरवरी से लेकर सितंबर तक के नंबर है जहां आप देखेंगे तो 31,000 करोड़, लगभग 31,002 करोड़ के आसपास जो था जनवरी और दिसंबर दोनों समय का एसआईपी का नंबर एकदम एक बराबर आया था। फिर नवंबर में 29,445 रहा, अक्टूबर में 29,529 रहा और फिर सितंबर में 29,336 रहा। इसीलिए जब आज 29,845 आया तो थोड़ा झटका लगा क्योंकि वो 30,000 को भी क्रॉस करता हुआ वहां पर पहुंचा। चलिए, लेकिन अच्छी बात विकास जो ये रही कि इक्विटी पर एक बार फिर से निवेशकों का भरोसा लौट आया और उसने कितनी पॉजिटिविटी दी विकास? देखिए, सबसे पहले स्मिता, दो तरह से इंडस्ट्री एयूएम बढ़ता है। एक होता है कि आपके फ्रेश फ्लोज आते हैं और एक होता है कि मार्क टू मार्केट गेन, यानी कि मार्केट बढ़ती है तो एयूएम उससे भी बढ़ता है। अब आप ये देखें, मार्क टू मार्केट में कहीं ना कहीं इक्विटी फंड्स में लॉसेस हैं जिस तरीके से बाजार गिरा है। उसके बावजूद अगर आप देखें इक्विटी फंड का एयूएम का जो इनफ्लो है, और स्पेशली अगर आप आंकड़े भी देखें तो 34,87,000 करोड़ से बढ़कर 35,39,000 करोड़ आया। कितनी अच्छी बात है। मतलब आप सोचे, इतना ज्यादा डर का माहौल है, इतना ज्यादा अनसर्टेनिटी, वॉलेटिलिटी, सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद अगर इक्विटी में इनफ्लो बढ़ रहा है, दिस शोज अ ट्रेंड कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो सेवी हो गए हैं। उनको ये चीज समझ में आने लग गई है जो बार बार शायद बोली जाती है अलग अलग मीडियम से कि जब बाजार गिरता है तब आपको खरीदी करनी चाहिए, तब आपको अच्छा बार्गेन मिल रहा है और आप अपना पोर्टफोलियो बेचें मत, पैनिक सेलिंग मत करें, आप ऐड करें। और ये आई थिंक आपके जो आंकड़े हैं, अभी आप देखें इक्विटी फंड के में भी जो निवेश है 24,028 करोड़ से लेके वो 25,978 करोड़ का हो गया। ठीक है, आप ये देखें कि यही नहीं बढ़ा, इंडस्ट्री एयूएम जो है इक्विटी का वो बढ़ गया, आपका इक्विटी का फ्लो है वो भी बढ़ गया। और वो भी आप तीसरा ये देखें, सेक्टरल और थीमेटिक फंड में तो 187% की तेजी रही। तो ये सारे जो नंबर्स हैं ये हमें कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि यहाँ पे भी जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि चाहे वो डिफेंस या आईटी या जो दूसरे जितने भी सेक्टर्स हैं जहां उनको लगता है कि अपॉर्चुनिटी है तो क्यों ना हम एक सेक्टर बेट या थीमेटिक बेट लें। हालांकि वो हम हमेशा बोलते हैं कि ये आपका सैटेलाइट पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। और वही चीज अगर आप देखें तो स्मॉल कैप फंड में जो जनवरी के मुकाबले था निवेश 32% बढ़ के आया। अगेन ये दर्शाता है कि निवेशकों को ये समझ में आ गया कि जिस तरीके से वैल्यूएशंस पहले स्ट्रेच थी अब गिर गई, तो अब गिरे हुए बाजार में हमें अपना निवेश बढ़ा देना चाहिए। वही ट्रेंड अगर आप देखें मिड कैप फंड्स में भी हुआ कि जनवरी में इसके मुकाबले 26% बढ़ा और 4,002 करोड़ के आसपास का मिड कैप में इनफ्लोज आए हैं। और लार्ज कैप में आप देखें जनवरी के मुकाबले 5% जो है वो फ्लोज बढ़ के आए हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखें ये माइंडसेट भी दिखाता है रिटेल निवेशकों का कि उनको ये लगता है कि अगर निफ्टी लेवल पे उतनी गिरावट नहीं हो रही है, लेकिन निफ्टी के बियॉन्ड अगर आप देखें जैसे निफ्टी 50 नेक्स्ट 50 हो गया या मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप इंडेक्स हो गया, उसमें अगर आप देखेंगे तो स्टॉक लेवल पे जितनी करेक्शन हुई है तो ऑब्वियसली एनएवीज ने बहुत ज्यादा हिट लिया। और वो देखते हुए निवेशक अगर उसमें ज्यादा इन्फ्लोज डाल रहे हैं तो मैं बोलूंगा कि इट इज ए गुड साइन। ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स मैच्योर हो रहे हैं, उनको ये समझ में आ रहा है कि हमें किस तरीके से इस गिरावट का जो है बेनिफिट लेना है। तो ट्रेंड बहुत अच्छा है। आप इवन थीमेटिक या सेक्टोरल फंड में भी अगर आप देखें 1,042 करोड़ से बढ़ के 2,987 करोड़ का जो है वो इन्फ्लो हो गया। और एक चीज और बोलूंगा इसमें स्मिता, क्योंकि अगर हम गोल्ड फंड की बात करते हैं कि प्योर गोल्ड फंड या प्योर सिल्वर फंड, तो वो भी सेक्टर हो गया एक, लेकिन उसमें आप देखिए गिरावट हुई है, विच मींस कि अगर गोल्ड और सिल्वर में गिरावट हुई है तो इन्वेस्टर्स ने अलग अलग जो डायरेक्शंस में उनको लगता था कि कौन से दूसरे सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटी है
वहां पे उनका जो है रुझान बढ़ा है। तो ओवरऑल अगर हम डिकोड करें इक्विटी का ट्रेंड तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है ये। बिल्कुल, ये तो वाइस वर्सा चलता रहता है। अगर गोल्ड बढ़ा तो फिर इक्विटी नहीं, इक्विटी बढ़ी तो गोल्ड नहीं। लेकिन गोल्ड इतना गिरेगा ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था, जिस तरीके का गोल्ड का इस बार का प्रदर्शन रहा। अगर क्रिकेट के लिहाज से कहे तो काफ़ी निराशाजनक। प्रतिभा, आपके पास आती हूँ मैं। डेट का ट्रेंड आपको कैसा लगा, डेट फंड में? देखिए, डेट फंड से इंक्रीज हुआ 18.9 करोड़ टू 19.43 लाख करोड़, 18.9 लाख करोड़ से 19.43 करोड़। ये देखना जरूरी है कि जो हम लोग बता रहे थे कि डेट फंड्स में गिल्ट में आपको अपॉर्चुनिटी है, इंटरेस्ट रेट का साइकिल है, ऑल दैट इज ओवर। उसके बावजूद डेट फंड्स में फ्लो आया है। हालांकि फरवरी मार्च जो है ईयर एंड है, फाइनेंशियल ईयर एंड में बहुत सारे लोग अपने बुक्स में, वो मार्च में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, अपने बुक्स में ले लेते हैं, वो म्यूचुअल फंड से विड्रॉ करके रखते हैं और वापस अप्रैल में इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे भी फाइनेंशियल ईयर एंड में होता है। उसके बावजूद देयर इज इंक्रीज। जैसे विकास जी ने बोला, बहुत ही अपबीट है कि लोग ये समझ रहे हैं आज के तारीख में। हालांकि हम समझते हैं कि इंस्टीट्यूशंस का ही सबसे ज्यादा पैसा है डेट में, फिर भी हमें पता चल रहा है जब इन्वेस्टर से बात करते हैं तो उन्हें समझ में आ रहा है कि सिर्फ एक तरफा नहीं देखने का कि रिटर्न्स कहाँ से आ रहा है। रिटर्न्स मतलब सबसे ज्यादा रिटर्न्स तो सारा पैसा गोल्ड में डाल दो, ऐसा नहीं करते हुए लोग आज थोड़ा गोल्ड, थोड़ा इक्विटी और डेट का भी एक हिस्सा है, भले ही वो कम रिटर्न दे, भले ही वो स्टेबल रिटर्न दे, जो भी है उसका हिस्सा है, ये समझ रहे हैं। दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी एनकरेजिंग ट्रेंड। अगर आप देखेंगे तो जनवरी में लिक्विड फंड्स में जो 59,077 करोड़ का इनफ्लो है, मनी मार्केट में 6,266 और लो ड्यूरेशन में 2,328। जनवरी के मुकाबले लो ड्यूरेशन फंड्स में कम हुए हैं, मनी मार्केट में कम हुए हैं, लेकिन लिक्विड फंड्स में बढ़े हैं। तो इमरजेंसी के लिए भी लोग रखा है, शायद जियोपॉलिटिकल क्राइसिस में लिक्विड रखने के लिए भी रखा है, लेकिन डेट का हिस्सा है और वो लोग पहचान रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल, ये काफ़ी पॉजिटिव बात है। हाइब्रिड में इस बार आपने क्या अलग देखा? क्योंकि हमने ये देखा कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में पैसा तो इस बार भी ठीक ठाक आया, लेकिन पिछली बार की तुलना में वो कम आया है। क्या जब गोल्ड और सिल्वर से मोह माया ख़त्म हो रहा था लोग का तो उसी के साथ कहीं ना कहीं डिटैचमेंट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड से भी थोड़ा बहुत ही सही लेकिन रहा? विकास जी, देखिए, मल्टी एसेट एलोकेशन में भी अगर आप देखें स्मिता, तो 8,476 करोड़ से बढ़कर फरवरी में थोड़ा कम हुआ, 10,485 करोड़ का था जनवरी में, और मल्टी एसेट एलोकेशन में 8,476 था। तो मुझे लगता है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का भी हो सकता है, बिकॉज जिस तरीके से मल्टी एसेट फंड्स ने पिछले एक साल में बहुत अच्छा रिटर्न दिया, गोल्ड सिल्वर की जिस तरीके से रैली हुई, तो हो सकता है थोड़ा सा इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट बुक किया हो। और इसी वजह से क्या होता है, जैसे आपने बोला ही था कि कहीं पे अगर बढ़ रहा होता है तो कहीं कम हो रहा होता है, तो वो थोड़ा बहुत पैसा जो है वो शिफ्ट होते हुए नजर आता है। तो अगर इक्विटीज की तरफ मिड कैप स्मॉल कैप जैसे अभी हमने बात की, अगर वहां पे बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं मल्टी एसेट फंड्स में हो सकता है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ हो और पैसा जो है थोड़ा इक्विटीज की तरफ गया हो। अब बैलेंस एडवांटेज फंड में देखें, वहां पे भी अगर देखें थोड़ा सा रुझान कम आया। तो क्या हुआ, जो सेफ्टी नेट लोग ढूंढ रहे थे, मुझे लगता है जो पिछले साल में जिस तरीके से एक बहुत डर का माहौल था और गोल्ड और सिल्वर की तरफ बहुत ज्यादा रुझान था लोगों का, तो पैसा या तो सिल्वर और गोल्ड ईटीएफ की तरफ भागा, या फिर मल्टी एसेट फंड्स की तरफ गया, या इक्विटीज से जिन लोगों को थोड़ा सा डर था वो गया बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी की तरफ। बट अगर आप देखें अभी इक्विटीज का इन्फ्लो बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है जो रिस्क ऑन, जैसे प्रतिभा जी ने बोला कि रिस्क ऑन एनवायरनमेंट में अब इन्वेस्टर्स आ गए हैं, बिकॉज उनको लगता है कि ये वो जोन आ चुका है जब हमें रिस्क लेना चाहिए। तो आई थिंक दैट इज अ रीजन कि इक्विटीज में इन्फ्लो बढ़ा है। जब इक्विटीज में इन्फ्लो बढ़ेगा, जहां पैसा बना है वहां थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी होगी। तो मुझे लगता है अगेन इंडिकेटर्स आर कि इन्वेस्टर्स थोड़े से वाइज हो रहे हैं, दे नो कि किस तरीके से, जिस तरीके से मार्केट साइकिल्स अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो थोड़ा सा उसको वो किया जाए। बट मैं सिर्फ इसमें वर्ड ऑफ कॉशन यही देना चाहूंगा कि इस तरह के जो आप निवेश करते हैं, जब प्रॉफिट बन जाता है फिर वो प्रॉफिट से निकलना है, तो वो आपका टैक्टिकल बेट होना चाहिए, कोर पोर्टफोलियो में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो अगर टैक्टिकल प्लेस के हिसाब से ये थोड़ा सा मूवमेंट हुआ है तो मुझे लगता है इसमें कोई इशू नहीं है। अभी भी आप हाइब्रिड फंड का देखें, 11 लाख करोड़ के सामने जो है 11,13,000 करोड़ का जो
निवेश है। हाँ। और जो ओवरऑल अगर हाइब्रिड में देखें तो क्योंकि आर्बिट्राज फंड भी होता है स्मिता, अगर आर्बिट्राज फंड में शॉर्ट टर्म पार्किंग करके रखी होगी निवेशकों ने, तो जाहिर सी बात है जब उनको मौका लग रहा होगा कि अब इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाए तो पैसा वहां भी गया होगा। बिल्कुल। और एक बात जो होती है कि इस चीज़ को इस तरीके से भी समझना चाहिए कि सिर्फ एक महीने का ये नंबर होता है। सो ये ओवरऑल एक इन्वेस्टमेंट का पैटर्न बिल्कुल नहीं है। एक महीने में आपने क्या किया, ये एमफी आपको यही बताता है। लेकिन इस एक महीने में 78% की निवेश में कमी गोल्ड ईटीएफ में आ गई। प्रतिभा जी, वो जो क्लास का हीरो था पिछली बार 24,000 करोड़ इक्विटी से ज्यादा जिसने पैसा पिछली बार लेकर जो आया, इस बार महज 5,254 करोड़ पर आके अटक गया। ये परफॉर्मेंस क्या कहती है? गोल्ड का चमक बहुत कम हो गया। और जब चमक रहा था, जब हम बोल रहे थे कि इसमें वॉलेटिलिटी हो सकता है, तो लोग कुछ अजीब तरीके से देखते थे कि इसमें कैसे वॉलेटिलिटी, गोल्ड कैसे गिर सकता है। और हमने देखा ही है, एक दिन में जब वो 8-9% की गिरावट आई तो स्पूक कर दिया, क्योंकि जो भूल गए थे कि गोल्ड जैसे एसेट क्लास में भी टाइम करेक्शन हो सकता है। हमने 2-3 बार तो देखा है। और पिछले महीने में हमने देखा कि सडनली ओवरनाइट वन डे में इतना अगर करेक्शन होता है, तो ऑब्वियसली जो उन्होंने फोमो के वजह से या लास्ट में इन्वेस्ट किया, उन्होंने शायद डर गए और लोगों ने प्रॉफिट भी बुक कर लिया। तो ये अच्छा रिमाइंडर था कि जो मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक है वो ज्यादा बदलता नहीं है। शायद मीन रिवर्जन होता है, वॉलेटिलिटी जिस एसेट क्लास में है वो रहेगा, भले ही थोड़ा देर के लिए गायब है, वापस जरूर आ जाता है। और गोल्ड से ज्यादा तो सिल्वर ईटीएफ में तो आउटफ्लो था। सिल्वर का वॉलेटिलिटी भी बहुत ही ज्यादा है, वो लोग जानते हैं, लेकिन वो जब एक तरफा रैली था तो सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहे थे। ये भी अच्छी बात है, क्योंकि लोगों का पोर्टफोलियो में, अगर जिन्होंने गोल्ड में एसआईपी किया हुआ था, गोल्ड में काफी सारे इन्वेस्टमेंट किए थे, उनका एसेट एलोकेशन बिगड़ गया था। तो ये एक मौका आया, उनको शायद याद आया और एसेट एलोकेशन को भी ठीक किया। और आपको नतीजा दिख रहा है कि इट्स कम बैक टू नॉर्मलसी एज ऑफ टुडे। आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हमने ये अजम्पशन किया होता ना प्रतिभा जी, हमें नीचे गालियां पड़ रही होती लोगों की आप इतना कम गोल्ड ईटीएफ को सोच कैसे सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये जानने का समय हो गया है कि आगे निवेश के कहाँ मौके बनते हुए आपको दिख रहे हैं, लेकिन वो बताएंगे ब्रेक के बाद। आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। क्या कहते हैं फरवरी में आए एमपी के ये नंबर, और इन नंबर्स को देखने के बाद आपको अब आपके लिए कहां बनेंगे निवेश के मौके, इन तमाम सवालों का जानेंगे हम जवाब। हमारे साथ विकास पुरी और प्रतिभा गिरीश लगातार बने हुए हैं। चलिए, अब तो हमने सारा ट्रेंड समझ लिया विकास, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, गोल्ड, हर किसी का। अब ये जानना आपसे चाहूंगी मैं कि जो ओवरऑल नंबर्स हैं एमपी के, वो दरअसल कहते क्या हैं। और एक और इसके साथ सवाल ये रहेगा मेरा कि अब कौन से ऐसे फंड्स हैं जिसमें निवेश करना चाहिए? देखिए, अगर आप ट्रेंड की बात करते हैं और ओवरऑल जो एमफी के नंबर्स एवरी मंथ जब वो डिस्प्ले होते हैं, तो एक चीज तो स्मिता बहुत क्लियर समझ में आ रही है कि सिप फ्लोज जो है वो इंटैक्ट हैं। मतलब ये जो गिरावट है पिछले, आप ऐसे तो देखें 1-1.5 साल से बहुत अच्छा कुछ नहीं हुआ निवेशकों का, बट पिछले 1-2 महीने में और स्पेशली ये जो पिछले कुछ दिनों में जो यूएस, ईरान और ये सब चीजें हुई हैं, ये सब चीजें दिखाती है कि पैनिक में कोई ऐसा नहीं है। हालांकि सिप स्टॉपेज रेशियो थोड़ी सी बड़ी है, बट उसके मल्टीपल रीजन होते हैं। बिकॉज सिप स्टॉपेज रेशियो में आपके कई बार सिप्स मैच्योर हो गई होती हैं, जो वो कंसीडर की जाती हैं, या फिर आपके पॉज हो जाते हैं। जैसे अब मैंने बोला कि जनवरी, फरवरी, मार्च जो है वो ये क्वार्टर ऐसा होता है जब लोगों को अलग अलग लाइबिलिटीज, इंश्योरेंस प्रीमियम्स आ जाते हैं, गाड़ियों के, पर्सनल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, बच्चों की स्कूल की फीस, तो बहुत एकदम से रिक्वायरमेंट आती है फंड्स की। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सिप को स्टॉप या पॉज यूज करते हैं 2 महीने 3 महीने का, वो भी उसमें कंसीडर हो जाता है। या फिर कई बार मिस्टेक्स की वजह से सिप रिजेक्ट हो जाती हैं, तो वो भी इसमें आती हैं। तो अगर हम उसको थोड़ी देर के लिए अगर साइड पे रखें, तो सिप के जो फ्लोज बने हुए हैं वो बहुत एनकरेज कर रहे हैं। एयूएम डिस्पाइट ऑफ अगर मार्क टू मार्केट लॉसेस भी हो रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर देखें आप, एयूएम ओवरऑल इंडस्ट्री का बढ़ रहा है, चाहे वो फिर इक्विटी हो चाहे डेट हो। अच्छा, रिटेल निवेशकों की भी जो अगर आप देखें 15-17 करोड़ के आसपास जो अब निवेशक हैं, स्पेशली जो डीमैट के निवेशक हैं, ये भी आने वाले समय में मुझे लगता है 25-30 करोड़ हो जाएंगे अगले कुछ सालों में।
तो अगर ये बढ़ता रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है, जो ईटीएफ्स हैं म्यूचुअल फंड में, ईटीएफ्स के थ्रू भी काफी जो फ्लोज आते हैं, तो उसमें भी हम काफी स्ट्रेंथ देख रहे हैं और मार्केट को सपोर्ट करने वाले बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर हैं। तो मुझे लगता है ये ओवरऑल ट्रेंड तो पॉजिटिव ही दिखा रहा है कि जिस तरीके से बढ़ रहा है, आने वाले समय में ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो सकती है। और अगर अच्छे कुछ 5-6 महीने मिल गए तो हु नोज कि हम जो है 80 लाख करोड़ के बदले 100 लाख करोड़ के आसपास की बात कर रहे होंगे। बट अपॉर्चुनिटी अगर आप बोलें कि कौन से फंड्स हैं जो अगर टैक्टिकल बेट या सेक्टर बेट के हिसाब से अगर आप मुझे बोले, तो कुछ सेक्टर्स में मोमेंटम बना हुआ है। जैसे एचडीएफसी जो डिफेंस फंड है वो एक अच्छा डिफेंस सेक्टर की तरफ अगर आप देखें, या मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी डिफेंस इंडेक्स फंड, ये अगर आप मोमेंटम चेज करना चाहते हैं टैक्टिकल प्ले में या सैटेलाइट पोर्टफोलियो में तो ये अच्छे हैं। एनर्जी एक ऐसा सेक्टर है, अगेन अगर आप देखें जिस तरीके से अभी ऑयल की जो कमी होगी तो बहुत सारी कंट्रीज जो ही इस बारे में सोचेंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी और अल्टरनेट एनर्जीज के बारे में सोचा जाए। तो आईसीआईसीआई प्रू एनर्जी अपॉर्चुनिटीज, एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज, अगेन ये थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि मोमेंटम अगर किसी को बिल्ड करना है या चेज करना है तो उसके हिसाब से कर सकते हैं। हेल्थ केयर एंड फार्मा सेक्टर एक ऐसा जो मुझे लगता है कि हमेशा रेलिवेंट रहेगा, उसके लिए कोई मोमेंटम या ऐसा नहीं है। ये आप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं, बिकॉज अगर आप इसका एक लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जो आपका इकोनॉमी की जो ये जीडीपी नंबर्स हैं या ओवरऑल लार्ज कैप जो रिटर्न्स आती है फंड्स की, उससे कहीं ना कहीं अल्फा जनरेट करके देता ही है। और लास्ट एक कॉन्ट्रेरियन बेट दूंगा, क्योंकि आईटी में एआई की वजह से बहुत ज्यादा उथल पुथल हुई है, आईटी कंपनीज ने बहुत ज्यादा बीटिंग ली है, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा कॉन्ट्रा बेट है। हाँ, इसमें समय जरूर लग सकता है, तो थोड़ी पेशेंस चाहिए। तो टाटा डिजिटल इंडिया फंड है वो लिया जा सकता है। आने वाले टाइम में जब एआई पूरी तरह से इवॉल्व हो जाएगी तो ये हमारी जी बड़ी बड़ी जो आईटी कंपनीज है ये भी अपने आप को रीएडजस्ट कर लेंगी, ये भी बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो मुझे लगता है ये अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है जी। प्रतिभा, अब आपके पसंदीदा सेक्टर्स कौन कौन से हैं? फंड्स तो हमने विकास से जान लिए। देखिए, पर्सनली तो मैं प्रेफर करती हूँ कि फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ दूं और थीमेटिक फंड ऑफ फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जैसे फंड में, थीमेटिक फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट कर दे ताकि हमारा जो टैक्सेशन वगैरह चला जाए। लेकिन जो सेक्टर्स ये आज की तारीख में ऑयल प्राइसेस, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस में बेनिफिट हो सकते हैं, जिसको स्पेसिफिकली लेना है तो एनर्जी, डिफेंस, क्योंकि जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है तो डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स होगी, फार्मा इज एवरग्रीन, बीएफएसआई, गोल्ड। अभी हमने गोल्ड की बात की और मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि बिकॉज जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है, गोल्ड इज द सेफ हेवन एसेट। इंडस्ट्रियल्स, कंज्यूमर साइक्लिकल्स, एफएमसीजी, ये सेक्टर्स पे काफी सारे फंड मैनेजर्स भी बहुत ही पॉजिटिव है। बट बेहतर तरीका है, आपको रिटर्न्स भी बनाना है और ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं बढ़ाना है, आपको डिसीजंस नहीं लेना है। अगर गलत डिसीजन हो गया तो क्विकली करेक्ट करना है। तो फंड ऑफ फंड और फंड जो थीम में रोटेट करता है, इट्स अ बेटर बेट देन गोइंग स्पेसिफिकली कि आप एक थीम को चुने और उसमें करेक्ट टाइम में इन्वेस्ट करें और करेक्ट टाइम में एग्जिट भी करें। बिल्कुल, इसी के साथ थैंक यू सो मच प्रतिभा, आपका भी थैंक यू सो मच विकास हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।